बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास प्री नाइन्थ डे स्टूडेंट्स। आज हमने फ़िज़िक्स की डायरी में फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज़, मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जीज़ और इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज़ एंड आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन, ये टॉपिक आज हमने करने हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज़ को। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एनर्जीज़ होती है मुख्तलिफ़ फॉर्म्स वो एग्जिस्ट करती है, मुख्तलिफ़ फॉर्म्स में पाई जाती है। इसमें हमारे पास जो मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जीज़ हैं, जो फॉर्म्स हैं, उसमें आपके पास है मैकेनिकल एनर्जी है, हीट एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इसके बाद इसमें साउंड एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, केमिकल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जीज़ है। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। पहले आपके पास है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी किसी भी जिस्म में उसकी मोशन या पोजीशन या दोनों की वजह से मौजूद हो तो उसे एनर्जी को कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। इसकी मिसाल में आप लिख सकते हैं नदी के अंदर बहता हुआ पानी है, तेज़ हवा, मुतहरिक कार, मतलब एक कार हरकत करती हुई जा रही है। इसी तरीके से एक हथौड़ा अगर आपने उठाया हुआ है, तनी हुई कमान के अंदर तीर या गलोल वगैरह, ये चीज़ें सारी क्या कहलाती हैं? इसके अंदर जो एनर्जी होगी वो मैकेनिकल एनर्जी है। इसके बाद है हीट एनर्जी। हीट कहते हैं हरारत को। तो हम लोग हीट एनर्जी जो होती है वो हॉट बॉडी से लेते हैं। इसमें हमारे पास जो मेजर सोर्स है वो आपके पास सन है। सन से जो हम एनर्जी ले रहे होते हैं हीट की फॉर्म में आ रही होती है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो हम लोग बैटरी से, इलेक्ट्रिक जनरेटर से लेते हैं। ये इस तरह की जो एनर्जी हमारे पास वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाती है। और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम यूज़ करते हैं ये हाइड्रो पावर प्लांट को चलाने के लिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट को चलाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास एनर्जीज़ है वो साउंड एनर्जी। आवाज़ की जो एनर्जी है हमारे पास, आवाज़ है, ये भी एक एनर्जी की फॉर्म में होती है। ये तब पैदा होती है जब कोई जिस्म थ्रड करता है, वाइब्रेट करता है। इसकी मिसाल में आप लिख सकते हैं जब किसी ड्रम पे आप स्टिक मारते हैं तो उसका जो डायाफ्रेम है वाइब्रेट करता है तो साउंड पैदा होती है, आवाज़ पैदा होती है। इस तरह जो स्टार होती हैं उसकी जो होती है, स्टार जो गिटार होते हैं आपके, उसमें जो आप वायर उसकी जो है मूव करा रहे होते हैं, उसको आप उसकी वाइब्रेशन की वजह से उसके अंदर साउंड प्रोड्यूस होती है। इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास है लाइट एनर्जी। लाइट भी हमारे पास जो लाइट है, रोशनी भी ये एनर्जी की एक शक्ल है। तो इसका जो मेजर सोर्स है वो आपके पास सन है। लाइट की मदद से हम देख सकते हैं पौधे जो होते हैं वो रोशनी की मौजूदगी में खुराक बनाते हैं। इस तरीके से मोमबत्ती हो गई, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गए, ट्यूब्स हो गई, ये सारे क्या हैं आपकी ये लाइट एनर्जी हमें प्रोवाइड करती हैं। इसके बाद केमिकल एनर्जी आ जाती है। केमिकल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो हम लोग, ये भी एक एनर्जी की किस्म है जो मुख्तलिफ अशिया में केमिकल रिएक्शन से पैदा होती है। और ये इसके कौन कौन से ज़राए हैं जिनसे हम लोग केमिकल एनर्जी लेते हैं? इसमें आपकी लकड़ी हो गई, कोयला हो गया, कुदरती गैस हो गई। जब हम इनको जलाते हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है जिसके नतीजे में हीट और रोशनी लाइट के तौर पर एनर्जी हासिल होती है। ये एनर्जी केमिकल एनर्जी में होती है। ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो एनर्जी है वो न्यूक्लियर एनर्जी है। न्यूक्लियर एनर्जी वो एनर्जी होती है हम न्यूक्लियर रिएक्शन से गेन करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक फिशन रिएक्शन होता है और फ्यूजन रिएक्शन होता है। जब हम ये प्रोसेस हो रहा होता है इसके दरमियान जो रेडिएशन वो इमिट करते हैं वो इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी की फॉर्म में होती है। तो ऐसी जो एनर्जी होती है वो हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी कहलाती है। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। मतलब एनर्जी को हम एक जगह से दूसरी जगह कैसे तब्दील कर सकते हैं, जिसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये है कि हम एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह या एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील कर सकते हैं, लेकिन हम एनर्जी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर सकते। तो ऐसे कानून को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। अब इसमें क्या है, अगर हम अपने हाथों को रगड़ते हैं, तेज़ी से रगड़ते हैं तो हमारे जो हाथ होते हैं वो गर्म हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? उसमें हमारे पास जो हमारी हाथों की मस्कुलर एनर्जी होती है वो पैदा होती है और जिसके नतीजे में हरारत में फील पैदा होती है। इस तरीके से ये अमल जो होता है इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी वाला, ये 7 पिक डायग्राम बनाई हुई है। एक साइकिलिस्ट है वो पहाड़ी पे चढ़ रहा है, वो चढ़ रहा है तो उसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है, वो एनर्जी ले रहा है। इन आगे जब वो पोजीशन हाइट पे पहुंच जाता है तो वहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। जब वो वापस दोबारा आता है तो उसकी जो है पोटेंशियल एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज हो जाती है। इसी तरीके से ये प्रोसेस आपके पास जो है कुदरती तौर पे भी होता है। ये बुखारात जो बनते हैं, बादल कैसे बनते हैं? तो इसमें ये होता है कि सूरज से आने वाली जो लाइट रेज होती हैं उसमें कुछ जो होते हैं समंदरों का जो पानी के कतरे हैं वो जज़ब कर लेते हैं। इससे उनकी थर्मल एनर्जी में इजाफा हो जाता है। जब ये थर्मल एनर्जी उनकी बढ़ जाती है तो ये थर्मल एनर्जी उनके आबी बुखारात, उनके एवेपोरेशन में बनने में मदद देती है और ये आबी बुखारात बनकर फिर बादल बन जाते हैं। और जब बारिश कैसे बरसती है? जब ये बादल ठंडे इलाके में पहुंचते हैं तो ये पानी के कतरों की शक्ल में तब्दील होकर बारिश की शक्ल में नीचे गिरते हैं। इस तरह पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाती है, क्योंकि बादलों में मौजूद पोटेंशियल एनर्जी होती है। वो पोटेंशियल एनर्जी जब कतरे बनते हैं, ड्रॉप्स बनते हैं, वो नीचे मूव करते हैं तो फिर वो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है किस में चेंज हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। इसी तरीके से इसमें से इस पैराग्राफ से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। वो आखिरी लाइन लिखा हुआ है, नाउन है सॉइल एरोजन, जिसे हम लोग कहते हैं ज़मीनी कटाव।
इसमें यह है कि आपने यहाँ से करना है इसको, ये एज द रेन वाटर फ्लो डाउन इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंज इनटू थर्मल एनर्जी वाइल द पार्ट्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इज यूज्ड टू वॉश अवे द सॉइल पार्टिकल ऑफ द रॉक डाउन नाउन हैज सॉइल इरोजन। इसमें ये कहना चाह रहा है जब पानी, बारिश का पानी नशेबी इलाकों की तरफ बहता है तो उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी थर्मल एनर्जी में तब्दील हो जाती है। जब बहते हुए पानी की काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा चट्टानों से मिट्टी के ज़रात को बहा कर ले जाता है, जिसे हम ज़मीनी कटाव कहते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि बारिशें होती हैं तो मिट्टी को साथ बहा कर ले जा रहा होता है पानी उसका, तो वो क्या होते हैं, ज़मीनी कटाव कहते हैं। तो ये आपके पास है इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। इसके बाद स्टूडेंट आपका नेक्स्ट टॉपिक है मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हमारे पास मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी दो तरह के हैं, एक होते हैं इसमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और दूसरे होते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। वो एनर्जी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वो होते हैं जिन्हें हम लोग एक दफ़ा इस्तेमाल कर लें, उनसे एनर्जी ले लें और दोबारा भी उनसे एनर्जी हम गेन कर सकें, ले सकें, तो ये हमारे पास नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कहलाते हैं। और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको हम लोग एक दफ़ा यूज़ कर लें और उनसे दोबारा एनर्जी, सॉरी मैं आपको ये कह गया हूँ, इसमें गलत मिस्टेक हो गई है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिसमें हम लोग एनर्जी उन पार्टिकल से, उन ऑब्जेक्ट से, उन ज़राए से ले लें और दोबारा जो है हम उनसे दोबारा एनर्जी ना ले सकें, तो वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कहलाते हैं। और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिसमें हम लोग एनर्जी उनसे बार बार ले सकते हैं, एक दफ़ा ले लिए तो फिर दोबारा भी ले लें। अब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में आपके पास आते हैं फसल फ्यूल्स होते हैं और न्यूक्लियर फ्यूल्स होते हैं। फसल फ्यूल्स के अंदर ज़्यादातर जो होते हैं आपके वो जो है हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कंपाउंड होते हैं कार्बन के और हाइड्रोजन के। जब उनको जलाया जाता है तो हवा की ऑक्सीजन के साथ शामिल हो जाते हैं और कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इस तरह हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर हाइड्रोजन ऑक्साइड बन जाती है, जिसे पानी कहा जाता है। तो ये आपके पास फॉसिल फ्यूल्स हैं। इसी तरीके से आपके पास दूसरा जो है न्यूक्लियर फ्यूल्स हैं। न्यूक्लियर फ्यूल्स के अंदर क्या होता है जी, न्यूक्लियर फ्यूल्स भी एनर्जी का ज़रिया होते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में एनर्जी फिशन रिएक्शन के नतीजे में हासिल होती है। फिशन रिएक्शन के दौरान भारी एटम जो होता है वो यूरेनियम के एटम के टूट कर छोटे हिस्सों में तकसीम हो जाता है और एनर्जी की एक बहुत बड़ी मिकदार खारिज होती है। तो ये दोनों फसल फ्यूल्स और न्यूक्लियर फ्यूल्स ऐसे ज़राए हैं नाकाबिल तजदीद, जिसे हम उर्दू में कहते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, जिन्हें हम लोग एक दफ़ा जिनसे हम एनर्जी गेन करें और दोबारा उनसे एनर्जी गेन करने के लिए दोबारा उनको बनने के लिए कई मिलियन साल लगते हैं। तो ऐसे हमारे पास नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कहलाते हैं। इसके बाद अगले जो आपके पास हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज वो होते हैं जिनसे हम लोग एक दफ़ा एनर्जी हासिल करें और उनसे बार बार एनर्जी भी गेन कर सकते हैं। उसमें नंबर 1 आपका वाटर है, एनर्जी फ्राम दी वाटर, ठीक हो गया, ये दिया हुए हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। इसमें आ गया एनर्जी फ्राम वाटर, एनर्जी फ्राम सन है, उसके बाद है एनर्जी विंड एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, एनर्जी फ्राम बायोमास। तो ये वो एनर्जी के ज़राए हैं जिससे हम लोग एक दफ़ा जिनसे एनर्जी गेन कर लें और दोबारा भी हम इनसे ले सकते हैं। पीछे जो हमने पढ़े हैं वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज वो हैं फॉसल फ्यूल्स और न्यूक्लियर फ्यूल्स। वो ऐसे ज़राए थे जिनसे हम लोग एक दफ़ा एनर्जी हासिल करें और दोबारा लेने के लिए हमें जो है कई साल इंतज़ार करना पड़ता है उनके बनने के लिए। तो इसमें हमारे पास वाटर से अगर हम स्टार्ट करें, वाटर से एनर्जी कैसे हम लेते हैं। वाटर से एनर्जी हमारे पास जो होती है डैम्स के ज़रिए हम लोग जो है वो डैम के अंदर पानी को स्टोर कर लेते हैं। उससे जो होती है वो आपके डैम जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से डैम से हम तो पानी जो है वो इरीगेशन मतलब ज़राअत वगैरह के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से इसके बाद सन से एनर्जी ले लेते हैं, वो हमारे पास जो सोलर से आ रही थी एनर्जी, सूरज से जो आ रही होती है वो डायरेक्टली हम लोग क्या कर लेते हैं, सोलर प्लेट्स लगाई होती हैं, उसके ज़रिए वो क्या होती है वो उनको चार्जिंग कर लेती हैं। चार्ज की वजह से हमारा जो होता है वो जो हमने डिवाइसेस लगाई होती हैं, जो हमने यूज़ करना हो तो हम लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सन भी होता है हमारा ये मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक हो गया। इसी तरीके से आपके पास है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी जो होती है आपके पास ये हवा से जो एनर्जी हम लेते हैं उसको विंड एनर्जी बोला जाता है। इसके अंदर जो है आपकी ये जो एनर्जी होती है समुद्रों में चलने वाले बादबानी जो जहाज़ होते हैं उनको पावर मुहैया करती है। विंड एनर्जी पनचक्कियों को में अनाज पीसने और पानी को पंप करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। विंड पावर को विंड टरबाइन चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर एक विंड फार्म एक दिन में 1300 मेगावाट 1300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। इसी तरीके से जो थर्मल एनर्जी है वो एनर्जी ज़मीन के बाद हिस्सों में ज़मीन जो होती है उनमें वो गीज़र और गर्म चश्मों की सूरत में गर्म पानी मुहैया करती है। ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा गहराई में वाक़या ज़मीन का अंदर उन्हीं पिघला हुआ हिस्सा मैग्मा कहलाता है। और ज़मीन जब ज़मीन के बाद मैग्मा बाद हिस्सों में मैग्मा के करीब पहुंचने वाला पानी मैग्मा के करीब बुलंद टेम्परेचर की वजह से भाप में तब्दील हो जाता है, तो जिसे हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। इसके एनर्जी फ्राम बायोमास, ये जानवरों का जब फजला होता है पौधों का, इससे जो एनर्जी हम बतौर इस्तेमाल करते हैं ये आपके पास एनर्जी फ्राम बायोमास कहलाती है,
ठीक हो गया। इसी तरीके से आपके पास मास आइंस्टाइन एनर्जी इक्वेशन है। ये आइंस्टाइन ने प्रिडिक्शन की थी, उसके मुताबिक उसने ये कहा था कि जब किसी जिस्म के मास में कमी होती है तो उसके मदर में एक बहुत ज़्यादा मकदार एनर्जी की हमें हासिल होती है, जिससे ऐसा न्यूक्लियर रिएक्शन में होता है। और उसने ये इक्वेशन दी थी E=mc²। ई यहाँ पे एनर्जी है, एम यहाँ पे मास है उस सब्जेक्ट का, सी यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है, उसकी वैल्यू भी दी हुई है। तो स्टूडेंट्स ये आज के हमारे टॉपिक थे, ये आपने करने हैं अच्छी तरह। इसमें आप में से किसी स्टूडेंट को कोई टॉपिक समझ ना आया तो आप लाजमी पूछिएगा मेरे से। आपने जो होमवर्क में है वो मास एनर्जी इक्वेशन लिखना है, और जो हमारे पास ये है मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये वाले भी आपने लिखने भी हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये लिख के आपने स्कूल में जमा करवाने, होमवर्क भी आपका, और इसमें से आपका टेस्ट भी होगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।